हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है भिज्ञ, दूसरा है अभिज्ञ, चौथा है अनाभिज्ञ और तीसरा है अनाभिज्ञ और चौथा ऑप्शन दिया है अनअभिज्ञ। तो दोस्तों, अनभिज्ञ का विलोम रूप क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है अभिज्ञ। अभिज्ञ ये अनभिज्ञ का विलोम होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 61 में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अभिज्ञ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। दिए गए विकल्पों में से रिजु रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। रिजु का विरुद्धार्थी शब्द पूछा गया है, कौन सा होगा यहाँ पे आप लोगों को बताना है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है सुर, दूसरा है वक्र, तीसरा है सरस, चौथा है मिथ्या। तो रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा दोस्तों, आप लोग देखिए और बताइए। ऑप्शन नंबर बी जो है वक्र, रिजु का विरुद्धार्थी या रिजु का विलोम कह लें, कौन सा होता है। तो रिजु का विलोम या रिजु का विरुद्धार्थी वक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो ये सुर लिखा है, सुर का विलोम क्या होता है, असुर। सुर का विलोम क्या होता है, असुर। ये चीज भी आप लोग याद रखिए। और सुर का विलोम असुर होता है। और सरस, ये जो सरस दिया है, सरस का विलोम क्या होता है दोस्तों, नीरस। सरस का विलोम क्या होता है, नीरस। नीरस, ये सरस का विलोम होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 में रिजु का विलोम पूछा गया है। रिजु का विलोम क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी वक्र होता है। और सुर का विलोम यहाँ पे आप लोग ये भी देख लीजिए, सुर का विलोम होता है असुर। असुर और सरस का विलोम होता है नीरस। ये चीज भी आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलते हैं। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है गरीब, दूसरा है अकिंचन, तीसरा है दरिद्र और चौथा ऑप्शन दिया है विनीत। तो जिसके पास कुछ ना हो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना है, क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी सही हो जाएगा, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोला जाता है, अकिंचन बोला जाता है। ये चीज आप लोग दोस्तों याद रखिए। और जो ये विनीत दिया है, विनीत, इसके लिए वाक्यांश क्या होता है, विनय से युक्त। ये भी आप लोग याद रखना, विनीत के लिए वाक्यांश क्या होता है, विनय से युक्त। युक्त, ये विनीत का वाक्यांश होता है। और एक चीज आप लोग याद रखिए, जो ये गरीब और दरिद्र लिखा है, ये गरीब और दरिद्र है, ये अकिंचन के समानार्थी शब्द होते हैं। ये किसके, अकिंचन के, अकिंचन के समानार्थी शब्द होते हैं। गरीब और दरिद्र दोनों, गरीब या दरिद्र कुछ भी कह लें, एक ही चीज होती है। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी अकिंचन, ये चीज आपकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई, विनीत जो दिया है, विनीत, इसके लिए वाक्यांश क्या होता है, विनय से युक्त। और जो यहाँ पे गरीब और दरिद्र दिया है, गरीब या दरिद्र, ये अकिंचन के समानार्थी शब्द होते हैं। ये चीज भी आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, याद रखना, अश्व या घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है तरंग, दूसरा है घोटक, तीसरा है घोड़ा, चौथा है। कौन सा नहीं है, ये चीज आप लोगों को बतानी है कि इसमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, ये घोटक होता है, ये भी घोड़े का पर्यायवाची घोड़े या अश्व का होता है। घोड़ा तो आप लोग जानते हैं, ये भी पर्यायवाची होता है। और है जो दिया है, ये भी अश्व या घोड़े का पर्यायवाची होता है। यहाँ पे जो आपका तरंग दिया है, ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। तो दोस्तों, तरंग क्या है,
तरंग जो है ये लहर का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पे आप लोगों से नहीं पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 64 में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो तरंग जो है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग किसका पर्यायवाची होता है? तरंग दोस्तों लहर का पर्यायवाची होता है, ये चीज आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कोप और रोष, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है मोद, दूसरा है हर्ष, तीसरा है आनंद और चौथा ऑप्शन दिया है क्रोध। तो दोस्तों कोप और रोष जो होते हैं ये किसके समानार्थी शब्द होते हैं? ऑप्शन नंबर डी जो दिया है आपका, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। कोप और रोष ये क्रोध के समानार्थी शब्द होते हैं, आप लोग ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आप लोगों को यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें शुद्ध दिया है। पहला दिया है अनाधिकार, दूसरा है अहिल्या और तीसरा है अंतर्ध्यान, चौथा है उपर्युक्त। तो दोस्तों कौन सा सही लिखा है ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, लेकिन एक चीज आप लोग याद रखिए, ये अनाधिकार नहीं होता है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये अनधिकार होता है, अनधिकार होता है, ये अनधिकार होता है। यहाँ पे एक ये डंडा एक्स्ट्रा लगा है, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो दोस्तों ये अनधिकार होता है, ये अहिल्या होता है, ये अंतर्ध्यान होता है, ये तीनों चीजें सही लिखी हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज याद रखना, जैसा कि मैंने अभी बताई है, अनाधिकार नहीं, ये अनधिकार होता है। शुद्ध शब्द इसका ये याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 67 में। तो दोस्तों जो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन दिया है महत्व, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा है पैतृक, चौथा है सन्यासी। तो दोस्तों अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सन्यासी, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है अंधे को रास्ता रोशन करना, अगला ऑप्शन दिया है ना समझ को उपदेश देना, अगला ऑप्शन दिया है ना समझ को रोशनी देना, अगला ऑप्शन है अंधे की सहायता करना। तो क्वेश्चन नंबर 68 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक जलाने का मुहावरे का सही अर्थ होता है। अंधे को दीपक दिखाना मतलब ना समझ को उपदेश देना, ये आपका होता है इसका अर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये वाली बात सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। दिए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पे करना है, देखेंगे लाइन क्या दी है। यह रास्ता खाली स्थान है, सावधानी पूर्वक चलें। अब आपको यहाँ पे इन चारों में से उचित विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया है दुर्गम, दूसरा है उरीण, तीसरा ऑप्शन दिया है अनुमोदन और चौथा ऑप्शन दिया है अवाई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? दुर्गम, यहाँ पे दुर्गम भरा जाएगा। पूरी लाइन क्या हो जाएगी, पूरा वाक्य क्या होगा? यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें, ये वाक्य हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है, खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी खाली स्थान पर नहीं पहुंच सके। आपको सही ऑप्शन यहाँ पे भरना है। क्या यहाँ पे सही ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन है निदान, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है परिणाम, चौथा है परिमाण। तो क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख रहे होंगे परिणाम, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। वाक्य क्या हो जाएगा पूरा? खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी परिणाम 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 पर नहीं पहुंच सके, ये वाली बात बिल्कुल यहां सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71।
निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? सरल वाक्य नहीं है पूछा गया है, ध्यान देना। पहला ऑप्शन दिया है लड़का दौड़ता है, दूसरा ऑप्शन दिया है बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, तीसरा ऑप्शन दिया है मैंने लड़के को बुलाया, और चौथा ऑप्शन दिया है इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ये दिया है आपका चौथा ऑप्शन। सरल वाक्य बताना है आपको कौन सा नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य होते हैं 3 प्रकार के मुख्यतः। कौन-कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कौन सा सरल वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सरल दिया है, ये भी सरल वाक्य है, और ऑप्शन नंबर सी भी सरल वाक्य दिया है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग की का यूज किया गया है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ये सरल वाक्य नहीं है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। यद्यपि वह पंडित है, कामा फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के लिए उचित विकल्प होगा। उचित विकल्प या सही विकल्प कौन सा होगा, देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है वह पंडित है, कामा किंतु हठी है। दूसरा ऑप्शन दिया है वह पंडित है, पूर्ण विराम, वह हठी है। अगला ऑप्शन दिया है पंडित होने के कारण वह हठी है। अगला ऑप्शन दिया है पंडित होते हुए भी वह हठी है। तो इसको आप लोगों को किस वाक्य में परिवर्तित करना है? इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है कि संयुक्त वाक्य इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, वह पंडित है किंतु हठी है, ये इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। क्वेश्चन क्या दिया है? दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है संधि विच्छेद, दूसरा है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन दिया है स्वर, और चौथा ऑप्शन दिया है संधि। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बहुत आसान क्वेश्चन है, परिचित होंगे। ऑप्शन नंबर डी, संधि। दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। मतैक्य में कौन सी संधि है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है दीर्घ संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है गुण संधि, और चौथा है वृद्धि संधि। तो दोस्तों, मतैक्य में कौन सी संधि होगी? क्वेश्चन नंबर 74 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि संधि। ये मतैक्य जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जैसे कि एकैक होता है, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण होता है, और धनेश्वर होता है, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। उसी प्रकार मतैक्य जो है ये भी आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कर्मधारय समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास। तो दोस्तों, देशांतर में कौन सा समास होगा आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो आप लोग देख रहे हैं कर्मधारय समास, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देशांतर में कौन सा समास होता है? देशांतर में कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। एक चौपाई लिखी है। क्या चौपाई है देखेंगे। रावण सिर सरोज बलचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, ये चौपाई दी है। तो यहाँ पे सिली मुख में कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है, आप लोगों को बताना है। तो क्या चौपाई है देखेंगे एक बार फिर। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, ये चौपाई दी है। और यहाँ पे सिली मुख में अलंकार पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है श्लेष अलंकार, दूसरा है लटानुप्रास अलंकार, तीसरा है वृत्तानुप्रास अलंकार, और चौथा ऑप्शन दिया है उपमा अलंकार। तो दोस्तों, यहाँ पे सिली मुख में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए जो आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चौपाई में जो सिली मुख प्रयोग हुआ है, यहाँ पे सिली मुख प्रयोग तो एक ही बार हुआ है, लेकिन इसके अर्थ दो होते हैं।
कौन कौन से वो दो अर्थ होते हैं? सिली मुख के दो अर्थ होते हैं, पहला होता है बाण और दूसरा होता है भंवरा। पहला होता है बाण और दूसरा होता है भंवरा, भंवरा। और श्लेष अलंकार की डिफिनीशन क्या होती है दोस्तों? कि जिस अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हों या दो से अधिक अर्थ हों, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे सिलीमुख एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उसके अर्थ कितने होते हैं? उसके अर्थ दो होते हैं। कौन कौन? पहला होता है बाण और दूसरा होता है भंवरा। इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देखेंगे क्या लाइन दी है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है। ये यहाँ पे सुनी जाती, ये अंडरलाइन है, तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा भाग पदबद्ध है। देखेंगे रेखांकित वाक्य ये सुनी जाती में पहला है, ये क्रिया विशेषण है या ये सर्वनाम है या ये विशेषण है या ये क्रिया है। तो जो सुनी जाती है ये क्या है, ये आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 77 में। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये सुनी जाती, ये क्रिया है, ये एक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 से 80 तक एक पैसेज दिया है और आपको नीचे इसके आंसर बताना है। पैसेज क्या है दोस्तों? देखेंगे एक बार। पैसेज दिया है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों के, की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति संयुक्त आचरण न हो तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेदों की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, न अंजनी से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से, जीवन के अरण्य में घुसे हुए। आगे देखेंगे। पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। ये पैसेज दिया है। ऑप्शन क्वेश्चन आगे इसके 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको, आप पैसेज पढ़ के ऑप्शन देना है। देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा है, पहला ऑप्शन है इसमें अर्थ रहित, दूसरा है भाव रहित, तीसरा है ज्ञान रहित, चौथा है शब्द रहित। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पैसेज में देखा, प्रेम की भाषा कैसी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 78 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द रहित। आप लोग देखिए पहली ही लाइन में दिया है प्रेम की भाषा शब्द रहित है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, पहली ही लाइन में दिया है। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, प्रेम की भाषा कैसी है? प्रेम की भाषा ऑप्शन नंबर डी शब्द रहित है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताना है आप लोगों को। पहला है ऑप्शन वृक्ष, दूसरा है जंगल, तीसरा है उपवन, चौथा है पुष्प। तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। आप सभी जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आप लोग देख रहे हैं जंगल, ये यहाँ पे बिल्कुल इसका अरण्य का शाब्दिक अर्थ या अरण्य का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी जंगल आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। यत्न से आशय है। यत्न से आशय है, पहला ऑप्शन दिया है भाषण, दूसरा है रत्न, तीसरा ऑप्शन है प्रयास, चौथा है परिश्रम। तो दोस्तों यत्न से क्या आशय है ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी प्रयास, यत्न से क्या आशय है, पैसेज में आप लोगों ने देखा, इसमें हो जाएगा प्रयास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अधिक से अधिक क्वेश्चनों के सही जवाब दिए होंगे। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।